What's up everyone? Welcome back to the channel। तो अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज के साथ। बहुत थोड़ा सा सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, तो काफी जल्दी ये हमारा सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा। तो आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। साथ साथ अपनी कॉपीज में नोट करके चलना, सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं गाइस चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है हमारे पास? द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, जो हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज है, इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। सारा का सारा मैनेजमेंट के बारे में। अब ये बात ध्यान रखना, मैनेजमेंट इज नोवेयर रिलेटेड टू कॉमर्स। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कॉमर्स में हो तो आपको मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। मैनेजमेंट तो यार सबको चाहिए होता है। अगर एक कोई साइंटिस्ट है तो उसको भी अपना काम मैनेज करना पड़ता है, अगर कोई एक इंजीनियर है उसको भी मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट तो रियल लाइफ में सबको चाहिए। तो हमारे पास पार्ट ए जो मैनेजमेंट पढ़ाएगा, उसके अंदर 8 चैप्टर्स आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो। अब मैनेजमेंट का सबसे पहले मतलब तो देख लें। तो चैप्टर 1 में आपको बताएगा कि व्हाट इज द नेचर एज वेल एज व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें आपको मेन इस चैप्टर में समझनी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन के साथ। देखो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग सच एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स accomplish selected goals effectively and efficiently। सर बड़ी टिपिकल सी डेफिनेशन है, कुछ पता ही नहीं चला। देखो, मैनेजमेंट क्या होता है यार? अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, मैंने पढ़ाना चालू करा तो मैं अकेला पढ़ाता था। एक बच्चा मेरे से पढ़ने आया 1 साल के बाद, उस पूरे साल मैंने उसको अकेले को पढ़ाया, उसका अच्छा रिजल्ट आया। नेक्स्ट ईयर फिर उसने 2 बच्चों को बताया, वो 2 बच्चे आ गए। उसके बाद ऐसे करते 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 चलते चलते आज हम लोग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं। और मुझे बताओ, क्या मैं अकेला, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे रियलाइज हो गया यार मैं अकेला तो पढ़ा नहीं सकता सबको, मुझे और भी लोग चाहिए जो हमारे इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशंस करें, जो सारा का सारा फीस मैनेजमेंट करें, जो सारा का सारा अटेंडेंस मैनेज करें, टेस्ट पेपर्स मैनेज करें, चेकिंग अच्छे से हो पाए। तो इतना सारा काम मैं अकेला नहीं कर सकता था। तो मुझे लगा मुझे और लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, ऐड ऑन करना होगा, टीम बनानी होगी। तो मैनेजमेंट क्या होता है? जब आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, तो वो प्रॉपरली काम करें और हमारा गोल अचीव हो जाए, यही मैनेजमेंट होता है। अब बताओ, क्या ये वन टाइम एक्टिविटी है या साइमल्टेनियसली एक के बाद एक चीजें परफॉर्म करनी पड़ती है? साइमल्टेनियसली एक के बाद चीजें परफॉर्म करनी पड़ती है। इसीलिए इसमें क्या वर्ड यूज करा गया है? प्रोसेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखना, इट इज अ प्रोसेस। अब करना क्या है? डिजाइन करना है और मेंटेन करना है इस तरीके का एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारे बिजनेस में आसपास के सराउंडिंग्स हैं, जो हम काम कर रहे हैं, इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर। अब देखो, बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं ना, हम लोग इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर accomplish our goals effectively and efficiently। तो डेफिनेशन से 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे फंक्शंस, एक के बाद एक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। सर सुने तो हैं लेकिन याद नहीं आ रहा, क्या इफेक्टिवली क्या एफिशिएंसी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट कर ली तो बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू स्लाइड नंबर 2। आ जाइए। अब है हमारे पास इफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। तो चलो डिस्कशन करते हैं हम लोग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और उसको अपना गोल अचीव करना है तो गाइस ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। वी नीड एफिशिएंसी एज वेल एज वी नीड इफेक्टिवनेस। क्या होता है एफिशिएंसी? देखो, सबसे पहला जो मकसद होता है वो होता है काम को पूरा करना। तो यहां पे भी काम पूरा करना है, यहां पे भी काम पूरा करना है। डूइंग द राइट थिंग्स, डूइंग द थिंग्स राइट, ठीक है। लेकिन इफेक्टिवनेस बोलता है सही समय पे काम पूरा करना। मतलब इसका जो फोकस है वो मेनली टाइम पे है कि आपको राइट टाइम पे, भाई मुझे अगर तुम लोग को पढ़ाना है और मैं तुम लोग को बोलूं कि बेटा मेरी क्लास 4 बजे आएगी और वो क्लास आ रही है जी 6 बजे, तो मैं फिर इफेक्टिव नहीं हूं।
इफेक्टिवनेस का मतलब ही क्या है, सही समय पे काम करना, राइट टाइम, सही डिसीजन लेना, सही एक्शंस करना ताकि हमारे टारगेट्स पूरे हो जाएं। तो मेनली इफेक्टिवनेस टारगेट किस पे करेगा, समय पे, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का। अब बताओ अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो वेस्टेज नहीं होगा, वेस्टेज से बचोगे, वेस्टेज नहीं होगा उससे क्या होने वाला है, खर्चा कम हो जाएगा। तो एफिशिएंसी टारगेट करता है किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, यानी कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, और जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। यहां पे क्या है कि मुझे सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है ताकि मैं प्रॉपर विद इन माय गिवन टाइम काम पूरा कर पाऊं। तो ये होते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद सर हमें क्या पढ़ना है, अब सबसे पहले लो जी, बीच में मुझे एक सवाल याद आ गया, मैंने कहा बच्चों से पूछ लेता हूं। क्या क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट को, Why is management considered a process? बताओ जी, अब तुम लोग को बताना है ये मैनेजमेंट को एक वन टाइम एक्टिविटी क्यों नहीं बोला, मैनेजमेंट को प्रोसेस ही क्यों बोला, अभी डिस्कस किया 2-4 मिनट पहले। प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि ये एक बार करने वाली चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और वो फंक्शन साइमल्टेनियस होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है, ठीक है। जैसे बैंक में बात करते हैं, बैंक में सबसे पहले टारगेट्स होते हैं कि हम लोग को ये काम ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद उन अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, विभाग बनाए जाते हैं कि कहाँ पे क्या काम होने वाला है। उसके बाद वहां पे सही लोगों को बिठाया जाता है, फिर उन्हें बताया जाता है, फिर काम एग्जीक्यूशन होता है। तो ये सीरीज लाइन वाइज चल रहा है ना, वही एक अच्छा मैनेजमेंट है, राइट। तो नाउ मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोलते हैं ये आपने बताया। अब चलते हैं आगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा है, फीचर्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, फीचर्स as well as characteristics, features, characteristics, nature तो चलो रहने दो। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को मेनली ये सारे फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। कितने फीचर्स हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि हमेशा हम जब भी चीजों को मैनेज करते हैं तो एज पर प्री डिफाइंड गोल्स करते हैं। मतलब अगर मैं अपने काम को मैनेज कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि यार मेरे ऑर्गेनाइजेशंस में 10 लोग 15 लोग 20 लोग काम करते हैं, तो मैं उन्हें एक टारगेट दूंगा, मैं उन्हें एक गोल दूंगा कि यार हमें इस मंथ में इतना काम करना है। आप लोग अगर अपना टाइम मैनेज कर रहे हो तो आपके माइंड में एक गोल है कि हाँ हमें 12th में इतना परफॉर्म करना है। मैनेजमेंट हमेशा आपको एक गोल की तरफ लेके जाता है। अच्छा मैनेजमेंट तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, बुरा मैनेजमेंट तो टारगेट अचीव नहीं होगा। तो क्या बोलूंगा मैं, मैनेजमेंट इज अ कैसा प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। उसके बाद दूसरी चीज आती है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब होता है, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो एक क्लब हो, चाहे वो एक मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा एनजीओ हो, सबको मैनेजमेंट चाहिए यार। एवरीवन नीड्स मैनेजमेंट, चाहे कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। तो परवेसिव का मतलब होता है इट इज यूनिवर्सल, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहने ही वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी रिक्वायरमेंट कभी भी खत्म नहीं होगी। अब ये हर जगह तो चाहिए, लेकिन क्या एक बार चल के खत्म हो जाता है? आपका जो काम है, 12th का जो टारगेट है, अगर तुम्हारे मार्क्स आ गए तो बस खत्म, उसके बाद तुम कुछ मैनेज नहीं करोगे। उसके बाद आप करियर का सोचोगे, करियर के बाद फिर आप अपनी जॉब्स या बिजनेसेस का सोचोगे, फिर आप अपनी लाइफ का, अपनी मैरिज का, अपने बच्चों चिंटू मिंटू के बारे में सोचोगे। तो रुकेगा थोड़ी ना, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। वहां से क्या आया, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, कभी खत्म नहीं होता, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तो पहली चीज गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, सबको चाहिए, हर जगह चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, चलता जाएगा। इसके बाद इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ग्रोथ होती है तो बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। अब जब इतने सारे लोग मिलके काम करेंगे तो सबको मैनेज करके चलना इज अ ग्रुप एक्टिविटी ना, कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी थोड़ी ना है। सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे, यही तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होता, कैसा एक्टिविटी होता है, ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है बेटा जी समय के साथ जो बदल जाए, जो टाइम के साथ खुद को चेंज करे।
अब मुझे बताओ, हम लोग अगर बात करें कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले ले लो, ज्यादा पीछे नहीं जाते, आज से 5 साल पहले हम जैसे पढ़ाई करते थे क्या हम आज भी वैसे पढ़ाई कर रहे हैं? मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं पिछले साल जैसे पढ़ा रहा था व्हाइट बोर्ड पे लिख लिख के, आज तो वैसे नहीं पढ़ा रहा। मैंने टाइम के साथ खुद को चेंज करा, अपने मैनेजमेंट को चेंज करा, तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे। अगर आप समय के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे, राइट? तो मैनेजमेंट एक कैसा प्रोसेस है? एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का क्या मतलब होता है? जो समय के साथ खुद को चेंज करता रहता है, रुकता नहीं है भाई। अगर तुम रुक गए तो फायदा ही क्या है? चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और विद टाइम खुद को चेंज करो। इसी को क्या बोलते हैं? डायनामिक। अब बताओ, तुम लोग कभी मैनेजमेंट से मिले हो क्या? तुमने कभी मैनेजमेंट को गले लगाया, कभी हाथ मिलाया है मैनेजमेंट से? अरे और भाई मैनेजमेंट क्या हाल है? क्या मैनेजमेंट टेंजिबल है? तुम्हें दिखाई देता है? नो, लेकिन रिजल्ट्स दिखते हैं। अब तुम अगर डेली 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 पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे जब बोर्ड्स होंगे मार्च अप्रैल में, तो तुम्हें फाइनली रियलाइज होगा हाँ यार मेरा मैनेजमेंट बढ़िया था। लेकिन अब ना पढ़ो, मत पढ़ो, 1 महीना पहले पढ़ लेना, 2 दिन पहले पढ़ लेना, तुम्हें रिजल्ट्स भी पैसे ही मिलेंगे। तो बेसिकली मैनेजमेंट होता है इंटेंजिबल, दिखता कुछ नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तब रियलाइज होता है कि हाँ यार हमारा मैनेजमेंट बढ़िया था या बेकार था। इसके बाद क्या आता है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टी डायमेंशनल मीन कि मैनेजमेंट के बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। देखो मैनेजमेंट ना 3 चीजों पे फोकस करता है, याद रखना। मल्टी डायमेंशन में 3 चीजें, कौन कौन सी? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या मतलब है सर इसका, वर्क पीपल ऑपरेशन का? आ जाओ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क? देखो यार, जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अब मैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आता हूं, जब मैं मॉर्निंग में 10 बजे आता हूं, तो मैं सबसे पहले एक टारगेट सेट करता हूं। तुम लोग को दिखाता हूं मैं, देखो ये मेरा नोटपैड है। मैं इस नोटपैड में जैसे लिखा हुआ है ना, डेली बेसिस के, देखो डेली के टारगेट्स लिखे होते हैं, इस पे टारगेट्स लिख के चलता हूं कि कब क्या करना है। तो मैं क्या करता हूं, डेली बेसिस पे अपना वर्क मैनेज करता हूं। तो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले होता है काम को मैनेज करना, कि क्या गोल है, कैसे अचीव होगा, क्या काम है। उसके बाद फिर जब मैं आता हूं तो मेरे ऑफिस में जितने भी हमारे साथ हेल्पर्स हैं, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबको मैनेज करना होता है कि वो आज क्या टारगेट कर रहे हैं, वो आज किस तरीके से काम कर रहे हैं, किसको कितना काम दिया जा रहा है। तो बेसिकली लोगों को भी तो मैनेज करना है, किस पर्टिकुलर गोल के लिए कितने लोगों की नीड होगी। तो वो सारा का सारा किस में आता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे हम लोगों को मैनेज करके चलते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, राइट? मेरा डिपार्टमेंट में ज्यादा या कम लोग तो काम नहीं कर रहे। सिमिलरली आखिरी आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या? जब काम चालू हो गया, अब हमने काम करना शुरू कर दिया, हमारा ऑफिस 10 बजे खुलता है, अब 12-1 बजे काम चल रहा है बढ़िया, तो मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि यार 3 घंटे में कितना काम हुआ, जो टारगेट्स दिए थे वो काम शुरू भी हुआ, या सारे खाली बैठ के बातें कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ऑपरेशंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट ये बोलता है 3 चीजें मैनेज करो। पहले क्या आपके टारगेट्स हैं, क्या आपका काम है। दूसरा, कितने लोग वो काम पूरा करने वाले हैं। तीसरा, काम एज पर द डिजायर्ड टारगेट्स हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं हमारे। तो ये मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक अच्छे मैनेजमेंट में ये सब होंगे, गोल की तरफ लेके जाएगा, परवेसिव, सब जगह चलने वाला है, कॉन्टिन्यूस, चलता जाएगा, ग्रुप एक्टिविटी क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, डायनामिक, इंटेंजिबल और मल्टी डायमेंशनल। तो ये हमारे पास होता है द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने बोला था ना कि मैनेजमेंट क्या है जी, मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस है। वाई प्रोसेस बच्चों? इसीलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, इंटर रिलेटेड चीजें, एक के बाद एक, कॉन्टिन्यूस है ना, एक के बाद एक चीजें। अब देखो, सुबह मैं आया, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आई विल प्लान द थिंग्स। सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन होता है वो क्या होता है मैनेजमेंट में? नंबर 1 पे प्लानिंग। हमेशा, हर जगह, आपने भी जब 12th शुरू कर दी तो सबसे पहले प्लान किया था ना कि हम लोग किस तरीके से क्या करने वाले हैं, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड करना क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये सब प्लानिंग है, राइट? ऑर्गेनाइजिंग नंबर 2 पे आता है बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है काम को ऑर्गेनाइज करना।
प्रॉपर वेल डिफाइंड मैनर में डिसाइड कर देना कि कब क्या करने वाला हूं मैं, ठीक है। मतलब मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाऊंगा, जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि मंडे ट्यूसडे को बिजनेस स्टडीज की वीडियोस आएंगी, वेडनेसडे थर्सडे को इकोनॉमिक्स की वीडियोस आएंगी, फ्राइडे सैटरडे को अकाउंट्स की वीडियोस आएंगी। तो मैंने क्या करा है, ऑर्गेनाइज कर दिया काम, मैंने अलग अलग दिन डिसाइड कर दिए, मैंने डिपार्टमेंट्स बना दिए कौन कैसे कैसे काम करने वाला है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग होता है सारा का सारा। बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं कि भाई पैसा जमा यहाँ होगा, निकाला हो यहाँ से, लोन यहाँ से मिलेगा, मैनेजर ये काम करेगा, वो क्या हुआ होता है, ऑर्गेनाइज हुआ होता है काम। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होता है, स्टाफिंग। ये इस तरीके से चलेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में होता है सही जगह सही इंसान को बिठाना। स्टाफ से आया ये, स्टाफिंग कहां से आया, स्टाफ वर्ड से। यानी अगर मुझे अकाउंट्स का काम आता है तो मुझे यार अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिठाओ ना। मुझे अगर मैं अच्छा बोलता हूं, मैं कन्विंस अच्छा करता हूं लोगों को, तो मुझे मार्केटिंग में सेल्स में बिठाओ ना। अगर मुझे बहुत बढ़िया से लोगों के पास मैनेज करना आता है तो मुझे मैनेजमेंट में बिठाओ ना। तो सही जगह सही इंसान को बिठाना इज स्टाफिंग। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग। अब बताओ क्या ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ स्टाफ करके छोड़ा तो नहीं जाएगा ना, आपको क्या करना होगा, आपको लोगों को गाइड करना होगा। भाई नए नए लोग आए हैं, तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं, उन्हें गाइड करो, सुपरवाइज करो, मॉनिटर करो, चेक करो वो काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसको क्या बोलूंगा मैं, डायरेक्टिंग। तो हमारे पास प्लान करो, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और लास्ट में होता है कंट्रोलिंग। जो भी आप टारगेट दे रहे हो वो ठीक से काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कुछ कमी तो नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है तो उसे वहीं सॉर्ट कर दो। तो बेसिकली 5 फंक्शन होते हैं, पहले प्लान कर लो, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दो, काम को बांट दो, ऑर्गेनाइज कर दो, फिर सही इंसान को वो काम दो, स्टाफिंग। उसके बाद उसे सुपरवाइज करो, गाइड करो, मोटिवेट करो ताकि वो पीछे ना हटे, फिर चेक करो कि काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो क्या है, कंट्रोलिंग। अब यहाँ आपका टारगेट खत्म हो गया बच्चों, फिर हमारी नई प्लानिंग चालू हो जाती है। इसका मतलब कंट्रोलिंग पे जहां एक काम खत्म होता है वहीं से फिर अगले की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो प्लानिंग कहां शुरू होगी, जहां कंट्रोलिंग खत्म होगी। बात समझे। इस पूरी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैनेजमेंट साइकिल। इस पूरी साइकिल को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है जी। तो ये हमारे होते हैं 5 फंक्शंस। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आता है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम कर क्यों रहे हैं, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं चीजों को मैनेज करने में, इतना एफर्ट क्यों डाल रहा हूं, मैं इतनी मेहनत करता क्यों हूं। तो देखो, हर मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। कौन कौन से 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का, कि अगर मैं बात करूं भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन है डीसी, तो मैं डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा। ठीक है। उसके बाद सोशल का मतलब होता है सोसाइटी के टुवर्ड्स मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सोशल में क्या जानना है कि सोसाइटी के लिए आप क्या करने, भाई रिसोर्सेज तो सोसाइटी दे रही है ना, काम तो सोसाइटी में रह के ही कर रहे हो, तो सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करोगे। फिर होता है पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल होता है मेरे एम्प्लॉइज का। पर्सनल किसका होता है, मेरे एम्प्लॉइज का, मेरे अपने जो लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ मिलके, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव, उनके टुवर्ड्स क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे मैनेजमेंट के। तो हम लोग अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले मुझे सर्वाइव करना है। सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट कवरिंग। कॉस्ट कवरिंग मतलब कि मैं बस इतना कम से कम कमा लूं कि मेरा खर्चा कवर हो जाए, मेरा खर्चा निकल जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा, सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइव करना। आपने नई दुकान खोली, अब 12th करी, 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करी, फिर तुमने अपनी बिजनेस करा, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो चाहे कंपनी बनाई। सबसे पहले तुम क्या चाहोगे कि हमारा खर्चा निकल जाए, एटलीस्ट इतना कमा ले कि कॉस्ट कवर होता रहे, दैट इज सर्वाइवल। उसके बाद जब कॉस्ट कवर हो जाएगा फिर आप सोचोगे यार अब मैं थोड़ा पैसा कमाऊं, मैं प्रॉफिट कमाऊं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट अर्न करना। तो सबसे पहले सर्वाइव करो, फिर पैसा कमाओ। पैसा कैसे कमाया जाएगा, अब सेल्स बढ़ेगी और अच्छे कस्टमर बनेंगे तो प्रॉफिट। उसके बाद उस प्रॉफिट को घर मत ले जाना, री इन्वेस्ट करो बिजनेस में। री इन्वेस्ट कैसे करना है बिजनेस में, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आप नई नई ब्रांचेस खोलो, आप अपने ब्रांचेस बढ़ाओ, आप अपने एम्प्लॉइज बढ़ाओ,
आप बढ़िया प्रोफेशनल्स हायर करो, आपकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? प्रॉफिट से आएगा। तो सबसे पहले सर्वाइव करो, पैसा कमाओ, फिर ग्रो करो। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये 3 हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आता हूं सोशल पे। भाई समाज के लिए क्या कर सकते हो? समाज के लिए इतना कर सकते हो कि अच्छे इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करो। मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जिससे सोसाइटी में पॉल्यूशन हो, जिससे सोसाइटी को हार्म हो, जिससे कोई ना कोई परेशान हो। ऐसा काम नहीं करना। मेरे प्रोडक्शन से, मेरी सेल से सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए, सोसाइटी अच्छी चलती रहे। उसके साथ साथ मैं लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करूं। मैं जिस भी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा हूं, मेरी जहां पे भी फैक्ट्री है, मैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आऊं, मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करूं। तो सोसाइटी में कितना ग्रोथ होगी, है ना। तो ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इस तरीके के सामाजिक होते हैं, ठीक है। कोई भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट ना करना, अच्छे रेट्स पे सामान देना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, ये सोसाइटी के लिए कर रहे हो आप लोग सब, ये सोशल होते हैं। पर्सनल क्या होते हैं? पर्सनल मैंने आपको बताया ना, जो आपके यहाँ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो। तो ये होते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? योर टारगेट्स, योर एंड रिजल्ट्स, कि आप ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाह रहे हो। सबसे पहले क्या? एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये सब, समाज के लिए ये सब, फिर आपके एम्प्लॉइज के लिए। अब आपके एम्प्लॉइज को क्या चाहिए भाई? सबसे पहले अच्छा सैलरी, फेयर वेजेस एंड सैलरीज। आपके एम्प्लॉइज को जो वो डिजर्व करते हैं उतना पैसा मिलना चाहिए, पैसे में कटौती नहीं चलेगी भाई। पैसा टाइम से दो, जितना वो डिजर्व करते हैं उतना पैसा दो। नंबर 2, अच्छे वर्किंग कंडीशंस दो, उन्हें बढ़िया वर्किंग कंडीशंस दो। बढ़िया वर्किंग कंडीशन से क्या मतलब है? कि आप उनके लिए एक बढ़िया सा साउंड एनवायरनमेंट बना के दो। आप कभी गूगल पे सर्च करना गूगल का ऑफिस कैसा है, आप देखोगे कि एम्प्लॉइज बड़े फ्री माइंड से प्रॉपर्ली रिलैक्स करके काम कर रहे हैं, कोई बर्डन नहीं है मेंटल, जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं, बढ़िया काम करते हैं, 24/7 ऑफिस खुला है, जब मन करे तब आ जाओ, रात को आना है रात को आ जाओ, दिन में आना है दिन में आ जाओ। हेल्दी वर्किंग कंडीशंस बना के दिए हुए। इसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या? कि एम्प्लॉइज को आप कैसे ग्रोथ दिखा सकते हो। उन्हें आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उन्हें आप प्रमोशन दो। इस तरीके की चीजें उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, उनके करियर के लिए अच्छी होती है। तो ये होते हैं गाइस हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एज ऑर्गेनाइजेशन, सोशल समाज के टुवर्ड्स, और पर्सनल आपके एम्प्लॉइज के लिए। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अब आज स्टार्ट करेंगे हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। देखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे वो छोटा बने चाहे वो बड़ा क्वेश्चन बने, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करते हैं। याद रखेंगे कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करते हैं? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा सबसे पहला लेवल होता है उसको हम लोग बोल देते हैं टॉप लेवल। जो उसके नीचे आता है उसको बोलना है मिडिल लेवल, और जो सबसे नीचे आता है उसको बोल देंगे लोअर लेवल। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब लोअर लेवल के हमारे पास कुछ और नाम भी है, क्या क्या होते हैं, कौन कौन काम करता है, वो सब देखते हैं। लोअर लेवल को हम ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। तो देखो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ एक इंसान तो नहीं करेगा, ना ही सबकी एक जैसी पोस्ट होंगी, तो अलग अलग पोस्ट में बांटा गया है। सबसे ऊपर कौन होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में? वो लोग जो फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल गोल्स, जो गोल्स बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, जो टारगेट्स बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो वो लोग जो फॉर्मुलेशन करेंगे गोल्स, वो लोग टॉप लेवल में आएंगे। दूसरा, जो कांटेक्ट में होंगे आउटसाइड वर्ल्ड के, आउटसाइड वर्ल्ड जैसे गवर्नमेंट, जैसे प्रेस, जैसे मीडिया, जैसे कि पब्लिक, तो कौन लोग ऐसे हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट में रहेंगे, वो होता है हमारा टॉप लेवल। भाई मीडिया से तो मालिक लोग ही बात करेंगे ना कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, कैसे हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, वो कौन बताएगा? मालिक लोग बताएंगे, तो टॉप लेवल वाले बताएंगे। इसके अलावा वो सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर। अब देखो, गोल्स जब उन्होंने बनाए, प्लान्स जब उन्होंने बनाए, तो फायदा हुआ तो भी ये लोग अपना क्लेम करेंगे कि हाँ यार हमने, हमारी वजह से फायदा हुआ, नुकसान हुआ तो भी फिर इन्हीं का लॉस है। समझ रहे हो? तो बेनिफिट्स हो या लॉसेस हो या सक्सेस हो या फेलियर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इन्हीं की है। इसके अलावा वो कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब एक साथ लेके चलते हैं। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स तो अलग अलग होते हैं, तो उन सब में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम सबको कोऑर्डिनेट करके चलें। इस लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो कौन कौन होते हैं सर? देखो, सबसे पहले चेयरमैन,
CEO, CFO, CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO होता है चीफ फाइनेंस ऑफिसर, मतलब कि ये सारे चीफ ऑफिसर्स हैं यार, टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एटसेट्रा। इस तरीके के लोग सब कौन से लेवल पे आएंगे? टॉप लेवल पे आएंगे। अब उनके जो एग्जैक्टली नीचे होते हैं वो होता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का काम क्या होता है यार? देखो, जो इन्होंने पॉलिसीज बनाए, गोल्स बनाए, टारगेट्स बनाए, उनके ऊपर फर्दर काम करना, उनको आगे लेके जाना, उनको एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन कैसे करवाना है वो देखना है। तो ये सब मैनेजमेंट ही, लेकिन कैसे करवाना है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो मिडिल लेवल क्या करता है? लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर। अब भाई ये टॉप और ये लोअर, इसके बीच में कौन लिंक है? मिडिल लेवल। ये इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं, ensuring that their department has necessary staff। अब मिडिल लेवल पे जनरली कौन आते हैं? जनरली इसके अंदर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, परचेज सामान खरीदने के लिए, और एक ले लो HR, फाइनेंस और उसके लेबर के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इन चारों डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होंगे वो सब मिडिल लेवल पे काम करेंगे। तो यहाँ पे कौन आएंगे? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स। ठीक है, अब अपने डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, इनसे अच्छा तो कोई नहीं जानता। तो अपने डिपार्टमेंट में अगर स्टाफिंग देखनी है कि प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग होंगे। ठीक है, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलने का काम यहाँ पे ये लोग भी करते हैं। ठीक हो गया, ये अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं और ये दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कौन कौन काम करते हैं? सारे डिविजनल हेड, सेल्स मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जनरली यहाँ पे सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स काम करते हैं। करेक्ट हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं हम बिल्कुल लास्ट लेवल पे। सबसे आखिरी लेवल कौन सा होता है बच्चों? सबसे आखिरी लेवल होता है लोअर लेवल। लोअर लेवल क्या करेगा? लोअर लेवल जो इन्हें बताया ये इन्हें काम दे देते हैं। तो लोअर लेवल एक्चुअल में वर्कर्स से काम करवाता है। इसके नीचे वर्कर्स होते हैं, लोअर लेवल के नीचे कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं। तो लोअर लेवल क्या करता है? ओवरसी का मतलब देखना, किसके एफर्ट्स? वर्कर्स के, कि वर्कर्स ठीक से काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि जितने भी वर्कर्स को काम करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो कौन अरेंज करा के देगा? वर्कर मालिक के पास थोड़ा ना जाएगा, इन्हें बोलेगा। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू वर्कर को गाइडेंस और ट्रेनिंग यही लोग देते हैं, और अच्छी वर्किंग कंडीशंस के लिए भी यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेनली हमारे पास इनका काम वर्कर्स को देखना होता है। कौन कौन लोग यहाँ काम करते हैं? सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, इंस्पेक्टर्स एटसेट्रा। ये याद रखना है आपको कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस पे ज़्यादातर केस स्टडी बन के आता है कि मेरा कोई फ्रेंड है वो एक प्रोडक्शन मैनेजर है, तो बताओ वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है? आप कहोगे कि भाई वो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, उसके कोई 3 फंक्शन बता दो, फिर आप इसमें से कोई 3 फंक्शन लिख दोगे। ऐसा केस स्टडी आता है, समझे? तो ये हमारे पास हो जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें ये लोग काम करते हैं और ये इनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? हम लोगों ने इतना सारा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, अब मैनेजमेंट जरूरी क्यों होता है? क्यों मैनेज करना है मुझे चीजों को? वाई? मैनेजमेंट करने से क्या फायदा होगा? क्यों जरूरी है? नंबर 1, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बनता। एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ग्रुप काम करता है, पूरा ग्रुप, ताकि मिलजुल के वो लोग अचीव कर पाए चीजें। अब अगर सिर्फ एक ही ग्रुप का बेसिक टारगेट पूरा हो, एक ही ग्रुप का एम पूरा हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है इन द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स का मतलब कि एक अच्छा मैनेजमेंट ये कोशिश करेगा कि हम सभी को एक साथ लेके चलें और सभी के जो जो टारगेट्स हैं, सभी के जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। भाई देखो, हर इंसान ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ गोल लेके जुड़ता है। मेरा गोल हो सकता है पैसा कमाना, आपका गोल हो सकता है अपनी ट्रेनिंग करना कि यार काम सीख लें ताकि फर्दर करियर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो जाए। तो मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट सबके गोल्स अचीव करके चलेगा और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो जाएगा, समझे? नंबर 2, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब देखो, जब बढ़िया मैनेजमेंट होगा तो कोई वेस्टेज नहीं होगा, नो वेस्टेज। किसी भी प्रकार का ओवरलैपिंग नहीं होगा। ओवरलैपिंग का मतलब सेम काम 2 लोग नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरी बात, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये होगा। तो इतना सब जब कुछ होगा तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? भाई एफिशिएंसी पढ़ के आए हो ना कि बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, तभी तो मजा आएगा।
समझ रहे हो, कॉस्ट कटिंग होगी। तो अच्छा मैनेजमेंट जब होता है तो वेल डिफाइंड होता है सब कुछ, किसको क्या करना है, तो वहाँ वेस्टेज का सवाल ही नहीं होता। तो मैनेजमेंट से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इसके बाद मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जब हम प्रॉपर एक वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो वहां पे हर इंसान का अपना एक काम होता है, हर इंसान अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। जो प्लानिंग वाला है वो प्रॉपर प्लानिंग कर रहा होता है, जो प्रोडक्शन वाला है वो प्रॉपर प्रोडक्शन कर रहा होता है, जो सेल्स वाला है वो प्रॉपर सेल्स मार्केटिंग पे ध्यान दे रहा होता है। तो इस तरीके से उन लोगों को ना एनवायरनमेंट की स्टडी भी टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। भाई एक जो अच्छा जनरल मैनेजर होगा वो अपने मैनेजर्स को कहेगा भाई तुम स्टडी करके रखो कि आसपास हो क्या रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है। तो एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा फोकस करेगा डायनामिक एनवायरनमेंट के ऊपर कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। और अगर आपका एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आप किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज कर पाओगे, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज देखो, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूट्यूब का ही ले लो। यूट्यूब ने देखा कि यार छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा चलती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम यूट्यूब शॉर्ट्स लेके आ जाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स लेके आ गया। तो उनका मैनेजमेंट अच्छा है, वो अपने हिसाब को समय के हिसाब से बदल रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं। तो ये आप एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर कि इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट्स बाय यूट्यूब या इंट्रोडक्शन ऑफ रील्स बाय इंस्टाग्राम। वो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं वो, समझे। उसके बाद मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल का मतलब क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉइज की बात कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर उसके एम्प्लॉइज आर अनहैप्पी। अगर एम्प्लॉइज खुश नहीं है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं करेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको क्या चाहिए होता है, एक वाइड पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है एक वाइडर विजन, जिससे हम लोग अपना भी काम करें और हमारे एम्प्लॉइज भी खुश रहें। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हेल्प करता है इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, यानी कि अपने एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरीज, अच्छे वर्किंग कंडीशंस, उस पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दिया जाता है। तो 4 चीजें हमने पढ़ी, ग्रुप गोल्स अचीव होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, समय के अनुसार बदलेगा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज को भी हेल्प करेगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हो, जितनी भी बड़ी बड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल एक ज़्यादा बड़ी पे नहीं जाते, हम लोग आईटीसी की बात कर लेते हैं। आईटीसी भी यार एक वेल नोन कंपनी है। तो आईटीसी की अगर बात करें तो उनकी एक नोटबुक्स आती हैं क्लासमेट रजिस्टर्स। आप जब भी वो रजिस्टर बाय करते हो तो उसके पीछे लिखा होता है कि कुछ % उसका एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सिमिलरली रिलायंस कुछ शेयर अपना डिजिटल इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज हैं ये क्या कर रही हैं, ये कंपनी सब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी काम करती हैं। सारी नहीं करती, बट जिनका एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, क्योंकि उन्हें अपने सोसाइटी में एक गुडविल भी तो बनानी है, एक रेपुटेशन भी तो बनानी है, एक इमेज भी तो बनानी है। तो वो कैसे बनेगी, जब आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करोगे। तो एक अच्छा मैनेजमेंट सोसाइटी के बारे में भी उतना ही सोचता है जितना खुद के बारे में सोचता है। तो बेसिकली देखो 3 ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। 3 ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। पर्सनल यहाँ हो गया, सोशल यहाँ हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल तो ये हो ही रहा है, ग्रुप गोल्स पूरे हो रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ होगा भाई। तो ये सारे इंपॉर्टेंस आए तो वहीं से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये होता है हमारे पास मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद इंपॉर्टेंस पढ़ लिए हमने, लेवल्स पढ़ लिए। अब चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन की तरफ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। अभी पीछे आया था कि जो टॉप लेवल है वो कोऑर्डिनेट करके चलता है डिफरेंट एक्टिविटीज, जो मिडिल लेवल है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके चलता है। सर ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो डेलिबरेटली का मतलब क्या है, डेलिबरेटली का मतलब कि वो उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी इच्छा से आगे बढ़ के एक साथ मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक दूसरे को बता के चलते हैं कि यार चल मैं ये करूंगा आप ये करो, नो वेस्टेज एट ऑल। ये सब कोऑर्डिनेशन हो रहा है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ के आए कि ग्रुप काम करता है, तो जब पूरा ग्रुप मिलके काम करता है और सभी एक्टिविटीज को एक डायरेक्टेड कॉमन गोल की तरफ लेके जाता है, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बोलता है कि परचेज मुझे आप अच्छा सा रॉ मटेरियल ला के देना तो मैं अच्छा प्रोडक्शन कर पाऊंगा। सेल्स बोलता है कि हाँ आप बढ़िया से प्रोडक्शन करना तो हमें सेल्स करना आसान होगा। तो सभी इंटरलिंक्ड है ना, सब आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक साथ मिल के चलते हैं। तो यही कोऑर्डिनेशन है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन, द प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है, फिर से एक प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है, एक साथ लेके चलना। हमने पढ़ा है ना कि सिंक में चलो। सर ऑडियो और वीडियो सिंक में नहीं है,
कि वीडियो पहले आ रहा है ऑडियो बाद में आ रहा है, या ऑडियो पहले आ रहा है वीडियो बाद में आ रहा है, ऐसा कभी कभी होता है ना लाइव में, तो वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता उसके अंदर, यानी समानता नहीं होती। तो जब मैनेजर सबको एक साथ लेके चलता है, सिंक करके चलता है सारी एक्टिविटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब जैसे हमने बोला था कि सर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो परचेज को बोलेगा कि भाई अच्छा रॉ मटेरियल लेके आना, अब जो सेल डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन को बोलेगा भाई बढ़िया सामान बनाना, हमें बेचना आसान होगा। तो इन तीनों डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। तो वो कौन सी फोर्स जोड़ के चलेगी? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स which binds all other functions together। functions यानी कि हमारे प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, पांचों को जो जोड़ के चलती है फोर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब होता है कि सबसे इसेंशियल एलिमेंट। ये कोई सिर्फ एक फंक्शन या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, ये तो एसेंस है, ये तो चाहिए ही चाहिए। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होता ही होता है। तो इट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, ये होता है कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं सर कोऑर्डिनेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, कोऑर्डिनेशन दिखने में कैसा होता है। तो कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है जी? सबसे पहले देखो, इट इंटीग्रेट्स। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? मैथ्स वाला इंटीग्रेशन नहीं है ये। इंटीग्रेट्स का मतलब होता है कि एक साथ लेके चलना, एक डायरेक्शन में लेके चलना, किन्हें? ग्रुप एफर्ट्स को। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अकेला इंसान तो काम नहीं करता, पूरा ग्रुप काम करता है। तो पूरे ग्रुप में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब मिलजुल के अच्छे से प्यार से काम करें, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोऑर्डिनेशन। एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में कभी लड़ाई नहीं होती। उसके बाद इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, चलता रहता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता है तब तक कोऑर्डिनेशन चलता है। आप जब भी आप अपने घर में देखो, क्या डेली बेसिस पे हम कोऑर्डिनेट करते हैं? नहीं करते हैं। भाई मैं तो बहुत लड़ता हूँ, देखो रिमोट के पीछे। हम लोग पहले से बहुत लड़ते थे, टीवी का रिमोट, आजकल तो सब यूट्यूब हो गया, इंटरनेट पे आ गया है, बट फिर भी हम लड़ते तो थे। तुम लोग बताना मुझे, क्या टीवी पे लड़ाई होती है घर में, या किस चीज पे होती है, या हम आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं? बता के चलना। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं। घर पे जाओगे वहां कोऑर्डिनेशन, ऑफिस में आओगे वहां कोऑर्डिनेशन, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, ये सब जगह चाहिए, घर पे भी ऑफिस में भी। तो वो कहां पड़ा, कहां पड़ा, कहां पड़ा? जैसे मैनेजमेंट सब जगह चाहिए था, हम क्या बोलते थे? इट इज ऑल परवेसिव। वो यहां भी है, देखो, इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, ये भी सब जगह चाहिए। और मैनेजमेंट भी कभी खत्म नहीं होता था, ये भी कभी खत्म नहीं होता। भाई एक टारगेट पूरा करोगे, दूसरे के लिए चालू काम, दूसरा करोगे, तीसरे के लिए काम शुरू। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा चलता रहेगा, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। सभी मैनेजर्स को ये करके ही चलना पड़ता है, जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? तो अच्छा मैनेजर हमेशा कोऑर्डिनेट करके चलता है सारी एक्टिविटीज को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब कि ये आप अपनी जिम्मेदारी से, अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से करते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं भी करोगे तो चलेगा, यार करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेलिब्रेटली हम बोलते हैं ना कि ये चीज हमने डेलिब्रेटली करी, हमें पता था ये जरूरी है। तो डेलिब्रेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दिस इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट, और सबको करना ही चाहिए, सबको करना ही पड़ेगा। यहां से डेलिब्रेट सिग्निफाई होता है। लास्ट पॉइंट बचता है, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एक अच्छा मैनेजर मेक श्योर करेगा कि हमारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर यूनिटी बनी रहे। हम सब जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे गोल्स हैं, वो सब यूनिटी से पूरे हों। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, हमेशा यूनिटी बनी रहे। तो कोऑर्डिनेशन जब बना रहेगा तो यूनिटी अपने आप बनी रहेगी। तो कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स, मेक श्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये सब कोऑर्डिनेशन के फीचर्स होते हैं। अब देख लें कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सब फीचर्स पढ़ लिए हमने। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। छोटा सा इंपॉर्टेंस है, 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ग्रोथ इन साइज। देखो जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है उसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेंगे, ज्यादा लोग आ जाएंगे अब काम करने के लिए। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ओपिनियंस, उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वहां लड़ाई झगड़े होंगे। तो वहां पे क्या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगी। अगर एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 2-3 लोग काम करते हैं, तो वो फिर भी मिल बांट के काम कर लेते हैं। अब अगर एक पार्टनरशिप फर्म हो जाए, 40-50 लोग आ जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाता है ना। 11th में पढ़ के आए हो, कंपनी खोल लो तो और दिक्कत, जनरल मीटिंग कराओ, एनुअल जनरल मीटिंग कराओ, क्वार्टरली मीटिंग्स कराओ, वो सब चलता रहता है ना। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की नीड कब बढ़ेगी? जब ग्रोथ होगी। ठीक है,
नंबर 2 फंक्शनल डिफरेंशिएशन। यूजुअली आजकल सभी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइडेड है, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट, इसको ब्लैक करता हूं, प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट। अब ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सबके अलग अलग काम है, फंक्शंस के बेसिस पे बनाए गए हैं, है ना। अब इन सारे डिपार्टमेंट्स को ऐसा लगता है, प्रोडक्शन को लगता है अगर मैं प्रोडक्शन ही ना करूं तो सेल्स बेचेगा क्या, सेल्स बोलता है भाई प्रोडक्शन करके रख ले, मैं बेचूंगा ही नहीं, तो तेरा प्रोडक्शन किस काम का। फाइनेंस बोलता है अगर मैं पैसा ही ना ला के दूं फिर क्या करोगे तुम लोग, कुछ भी नहीं करवाओगे, तुम दोनों बेकार हो। ह्यूमन रिसोर्स बोलता है अच्छा बेटा तू पैसा दे या ना दे, अगर लेबर ही नहीं होगा फिर। तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब अगर ये इस तरीके से अपनी अपनी इंपॉर्टेंस गिनवाएंगे, एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, स्ट्राइक्स हो जाएंगी। तो कोऑर्डिनेशन मेक श्योर करता है कि इन सभी डिपार्टमेंट में आपसी सहमति बनी रहे। एक अच्छा मैनेजर इन सबको कोऑर्डिनेट करके चलेगा, और जब इतने फंक्शंस होंगे तो कोऑर्डिनेशन की नीड भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो कोऑर्डिनेशन की नीड कब बढ़ती है, सबसे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होता है, दूसरा बात जब हमारे पास फंक्शंस के बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है, और तीसरी बात जब स्पेशलाइजेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, देखो आजकल स्पेशलिस्ट का ट्रेंड है। अब जितने भी स्पेशलिस्ट्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो कोई भी स्पेशलिस्ट हो किसी भी फील्ड में, देखो उनकी नॉलेज तो एक्सटेंसिव होती ही है। अब जब नॉलेज एक्सटेंसिव होती है और इतने सारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं तो कई बार डिबेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई मैंने भी उतनी ही मेहनत से अपनी डिग्री ली है, सामने वाले ने भी उतनी मेहनत से डिग्री ली है, तो दोनों डिबेट कर सकते हैं। वहां पे कोऑर्डिनेशन की नीड बहुत बढ़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ने लगेंगे कि भाई ठीक है अगर तू होशियार है तो मैं भी तो होशियार हूं, फिर काम कैसे चलेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों स्पेशलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है। अगर कोऑर्डिनेशन पुअर हुआ फिर स्पेशलिस्ट काम नहीं कर पाएंगे, उनका ईगो क्लैश होगा बार बार आके, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तब प्रॉपरली काम कर पाएगा अगर वहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। फिर तो चाहे वो जितना ही ग्रो कर लें, जितने ही फंक्शंस बना लें, कितने ही स्पेशलिस्ट हायर कर लें, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में आपको क्या क्या याद रखना है, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, एसेंस क्यों बोलते हैं, उसके पीछे आप लोग लिखो क्योंकि ये हर लेवल पे चाहिए, क्योंकि इसको हर फंक्शन पे परफॉर्म करना पड़ता है, इसीलिए उसको एसेंस बोलते हैं। फिर आप उसके फीचर्स याद रखो और लास्ट आता है उसकी इंपॉर्टेंस। तो इस तरीके से आप लोग इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लो। देन हमारे पास अब चैप्टर में बचता है बस नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को साइंस बोलूं, आर्ट बोलूं, प्रोफेशन बोलूं, क्या बोलूं, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर हो जाएगा खत्म। एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेना और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।